और डेरिवेशन करते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जैसा कि वहाँ पर भी इक्वेटोरियल लाइन के लिए था, यहाँ पर भी एक इक्वेटोरियल लाइन के लिए होगा। इक्वेटोरियल लाइन आप जानते हैं कैसी होती है यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार मैग्नेट बना लेंगे। तो बार मैग्नेट बना लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर एक, और बार मैग्नेट में क्या है, कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है बार मैग्नेट में, और एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। और पोल स्ट्रेंथ क्या क्या होती है इनकी, नॉर्थ पोल की +m होती है पोल स्ट्रेंथ हमारी, और -m पोल स्ट्रेंथ किसकी होती, साउथ की होती। और ये डायपोल है तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है हमारी, 2l होती है, 2l होती है। और इसको मेजर कहाँ से करते हैं हम, सेंटर से करते हैं, मतलब कि एक l होता है और दूसरी भी l होती है, क्योंकि हम इसको मेजर कहाँ, सेंटर से करते हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होगा, जो हम पॉइंट लेंगे यहाँ पर वो कैसा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर लेंगे, क्योंकि जो मैग्नेट यहाँ पर रखी है उसके परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हमको यहाँ पर पॉइंट लेना है, तो यहाँ पर हम इसके क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर पॉइंट हम कहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया परपेंडिकुलर, ये हमने पॉइंट P ले लिया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमने पॉइंट P ले लिया यहाँ से परपेंडिकुलर, इसके ये पॉइंट P ले लिया परपेंडिकुलर। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है इससे, वो ले लेते हैं हम R, जो इसकी डिस्टेंस पॉइंट P की इस मैग्नेट से है वो हम कितनी ले लेते हैं, यहाँ से R ले लेते हैं, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं हम, O नाम दे देते हैं। तो इतना हमको क्लियर हो गया होगा। अब इस पॉइंट P को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, इनको क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट P से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा पॉइंट P से लेकर एक हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये R डिस्टेंस हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, L हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है और आपको आती है तो आपको पता होगा, ये हमारा ये कैसा 90 डिग्री पर है, हमको पता है इक्वेटोरियल लेते हैं, मतलब कि ये वाला भी 90 है और इस तरफ वाला भी 90 डिग्री है हमारा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे हम, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू में रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप हाइपोटेनियस देखें तो कौन सी, ये वाली होगी, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, R है, और जो हमारा बेस है वो कितना है, सेंटर से एक L है और दूसरा भी L है, तो यहाँ पर एक L ले लेंगे। तो जो हमारी H बनेगी वो कितनी बनेगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस कितना था हमारा, L था, इस मिड पॉइंट से लेकर एक L था, दूसरा भी L था, तो एक L ले लिया, और परपेंडिकुलर कितना था, R था, वो ले लिया। तो हाइपोटेनियस कितनी बन गई हमारी, जो हमारी हाइपोटेनियस बन गई वो कितनी बन गई हमारी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, इसको हम, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कितना, A नाम दे दिया हमने, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B पॉइंट। जो हमारी हाइपोटेनियस, इसके लिए कितनी बन गई हमारी, हाइपोटेनियस बन गई AP। तो यदि आप देखें जो इक्वेटोरियल लाइन है वो इस ट्राइंगल को क्या है, बीच में से मतलब 2 पार्ट में ड्राइव कर रही थी। तो ट्राइंगल इस तरफ भी जितना होगा इसी तरफ भी उतना ही होगा, मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे इक्वल हैं। तो जितनी हमारी AP निकली उतनी हमारी जो AP है वो किसके इक्वल है, BP के लिए भी, BP की भी इक्वल है। जो R स्क्वायर L का स्क्वायर है वो यदि AP के लिए भी इतना है तो BP के लिए भी उतना ही होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कितना, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इस तरफ भी वो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे आगे, इसमें थोड़ा सा और होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसा हमने अभी पिछली बार एक किसमें किया था, किसके लिए, एक्सियल के लिए। आप जानते हैं एक मैग्नेट में, यदि हम एक मैग्नेट ले लेते हैं तो मैग्नेट के कितने 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और जो हमारी मैग्नेटिक लाइन होती है वो किससे, नॉर्थ से निकलती साउथ की तरफ जाती, मतलब ऐसी कुछ होती।
तो यदि आप यहाँ से नॉर्थ पोल से पी पॉइंट के लिए देखें तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, पी पॉइंट को यहाँ से बाहर की तरफ फोर्स करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से तो हमारी मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पी पॉइंट पे कैसा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा। ये हमारा B1 हो गया, इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा B1, इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा B1। अब देखिए अब क्या होगा, हमारा जो साउथ पोल, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन तो हो गया, अब साउथ पोल के लिए देख लेते हैं। तो साउथ पोल के लिए क्या होगा, हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं और साउथ पोल तरफ आ रही हैं, तो इसके लिए हमारा कैसा बनेगा, इसके लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा कैसा बनेगा, क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल से आ रही हैं, साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, तो इसके लिए जो हमारा कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा B2 हो जाए। ये कैसे बना, देखिए नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं तो इसके लिए बाहर तरफ बना, और साउथ पोल की तरफ आती हैं तो इसके लिए हमारा ऐसा बना। तो ये हमारा B2 बन गया। तो B1 कैसे बना और B2 कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं और साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। तो B1 इस तरह से बन गया, B2 इस तरह से बन गया। अब देखो अब क्या बनाएंगे, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या था, यहाँ से क्या है, हम रिजल्टेंट बना लेंगे, इसके मिड से हमने एक रिजल्टेंट बना लिया, ये हमने इनके मिड से रिजल्टेंट बना लिया। यहाँ से हमने एक लाइन बना ली जो किसके, इस वाली लाइन जो बीच में इस मिड वाली लाइन है इसके इक्वल होगी। अब आपको पता है हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते साइन कॉस थीटा। तो यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो आपको पता होगा ये कैसा, B1 की डायरेक्शन कैसी, ऐसी है B1, और जो रिजल्टेंट है वो वैसा बना हुआ है बीच में। और इस यदि यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, इस तरह से यदि ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, तो थीटा वाला एंगल कौन सा होता है हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा, वो भी समझ में आएगा थीटा कैसे बनेंगे। तो देखिए ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला एंगल कौन सा होता है हमारा, थीटा होता है। तो ये वाला थीटा हो गया। अब आप जानते हैं ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं, जेड पे, जेड ऐसे बनेगा, जेड ऐसे बनता है। तो यदि एक एंगल यहाँ पर थीटा बनता है तो एक एंगल हमारा यहाँ पर थीटा बनेगा। तो जेड बनता है उसके यहाँ से इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर ये वो ये इसी तरह थीटा बन गया। और दूसरा कैसा बनेगा, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग वाला कैसा बनता है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन जाती है, तो यदि ये वाला हमारा थीटा बनता है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना बनता है, थीटा ही बनता है। तो यदि ये वाला थीटा है तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। ये कौन सा है हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा, ये दोनों थीटा बन गए। तो अब देखते हैं B1 के लिए। अब B1 के लिए हमारा कौन सा एंगल, ये वाला थीटा बन गया। तो आप जानते हैं जो एंगल थीटा बनता है वो वाला कौन सा होता है हमारा, कॉस थीटा। तो ये हमारा B1 कॉस थीटा हो गया और ये कौन सा होगा हमारा, B1 साइन थीटा हो गया। उसी तरह इसके लिए B2 के लिए, तो B2 के लिए ले लेंगे हम। तो B2 कैसा बन रहा है हमारा, ऐसा बन रहा है। B2 ये हमारा ऐसा बन गया और ये ऐसा हमारा रिजल्टेंट है, ऐसा है। तो अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा थीटा एंगल है। तो थीटा वाला कौन सा होता है हमारा, ये हमारा B2 कॉस थीटा हो गया। और जो थीटा से हटके होता है वो कौन सा होता है हमारा, साइन थीटा। तो ये हमारा B2 साइन थीटा हो गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और आपको ये भी पता है कि जो साइन थीटा होते हैं, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, वो अपन आपको आपस में जो वर्टिकली होते हैं वो कैंसिल कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से अलग अलग करके बनाया, लेकिन यहाँ पर इनको बनाऊंगा तो जो B1 साइन थीटा है और B2 साइन थीटा है वो क्या है, वर्टिकली बनेंगे। मतलब कि एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ये B1 ऊपर बनेगा और B2 नीचे बनेगा। तो B1 B2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा जो वर्टिकली कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। बचेंगे कौन से हमारे, हॉरिजॉन्टल वाले, मतलब B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा वाले बचेंगे। तो वो यहाँ पर हम बना देंगे। तो ये कौन सा रहेगा हमारा, B1 कॉस थीटा, और ये कौन सा बचेगा हमारा, B2 कॉस थीटा।
एक बचा b1 cos थीटा, एक बचा b2 cos थीटा, और यहाँ से इनको हमने अलग अलग बन के समझ लिया। ये कैसे बनते हैं, जो वर्टिकली b1 sin थीटा होता है और b2 sin थीटा होता है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। बाकी बचता हमारा कौन सा है, cos थीटा वाले कंपोनेंट बचते हैं। तो यहाँ से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका मैथमेटिकल कैसे होगा ये। तो मैथमेटिकल क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, किसके लिए, नॉर्थ पोल के लिए कर लेते हैं, नॉर्थ पोल के लिए कर लेते हैं। तो नॉर्थ पोल के लिए क्या जाएगा हमारा, b1 क्या जाएगा हमारा म्यू नॉट 4 पाई आ जाएगा, और m आता है हमारा, और नीचे क्या आता है r, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी हमारी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और कैसे रूट में है, और आप जानते हैं हमारा जो रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, मतलब कि कुल मिला के हमारी जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, r का स्क्वायर आ जाएगा प्लस l का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, यदि रूट होता है और रूट होता है हमारा और उसके ऊपर यदि हम इसका लगाते हैं तो रूट के स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी जो टर्म थी वो हमने लिख दी। इसी तरह हम साउथ पोल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर b2 के लिए। तो यहाँ पर m f i लिख देता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, और ड्यू टू किसके लिए, साउथ पोल के लिए। तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, b2 यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ से m r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। इतना हमने यहाँ से कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ से b1 और b2 किया था वो यहाँ से उसका यूज़ आएगा। तो लिखेंगे ऑन रिजॉल्विंग b1 and b2 into 2 कंपोनेंट, b1 और b2 को हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से क्या होगा, v c दैट हमने देखा क्या होगा, साइन कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। जो साइन कंपोनेंट थे उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। एंड कॉस थीटा, जो कॉस कंपोनेंट थे हमारे विल एड अप। जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट हैं अब वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से ऐड होंगे। जो साइन थीटा वाले थे वो वर्टिकली थे एक दूसरे से, तो वो तो हमारे कैंसिल हो गए। अब क्या होगा, जो हमारे कॉस थीटा वाले हैं वो एक दूसरे से ऐड अप होंगे, तो उनको हम ऐड करेंगे। तो उनको ऐड कैसे करेंगे वो आप देखते हैं, डायग्राम वो आप इतना लिख लीजिए, डायग्राम यहाँ से हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b के लिए b1 cos थीटा प्लस कर देंगे b2 cos थीटा। b1 cos थीटा से b2 cos थीटा को प्लस कर देंगे, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, cos थीटा वाले कंपोनेंट को हम एक साथ प्लस कर देंगे। तो आपको एक चीज़ पता है हमारा क्या, b2 = b1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पॉइंट लिए थे डायपोल पे, दोनों पॉइंट तो एक जैसे थे, मतलब डिस्टेंस दोनों की एक जैसी थी, बस फर्क कितना था, एक b2 इस तरफ जा रहा था, एक b2 इस तरफ जा रहा था, मतलब अपोजिट थे लेकिन कैसे थे, थे तो दोनों इक्वल है, तो b2 b1 के इक्वल होगा, मतलब हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि दोनों एक डिस्टेंस पर ही हैं, तो b2 और b1 दोनों इक्वल होंगे। तो यदि मैं b के लिए लिखूं और b2 को क्या मैं लिख देता हूँ, b1 लिख देता हूँ, तो cos थीटा क्या जाएगा, जो b2 है वो भी किसके, b1 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी b1 के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या थे, इक्वल ही थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, फ़र्क कितना था कि ये किस तरफ था और ये किस तरफ था, लेकिन थे तो दोनों एक ही डिस्टेंस पर, तो ये आपस में तो इक्वल थे। तो वो यहाँ पर किया है। अब b1 यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए
यहाँ पर भी वन कॉस थीटा, यहाँ पर भी वन कॉस, तो कितना हो जाएगा 2b1 कॉस थीटा। ये हमारा 2b1 कॉस थीटा यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता था हमने ट्राइंगल बनाया था, जो डायग्राम अभी बनाया था, उसमें क्या था, एक बीच में से पॉइंट था, वो P पॉइंट पर था, इसके बीच की R डिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या था हमारा AOP था, और यहाँ पर B पॉइंट था। तो यदि हम यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो R का, यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस निकाली थी, वो कितनी थी हमारी, R का स्क्वायर था और प्लस L का स्क्वायर। एक हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, R का स्क्वायर था प्लस L का स्क्वायर था। ये हमारी डिस्टेंस लिख ली थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल AOP, अब क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल AOP से कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और आपको पता है यदि 10th क्लास आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो क्या होता है हमारा कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है। पंडित भोले प्रसाद हजारे बोले से आपने याद किया होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, ये आपको पता होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस कितना था हमारा, इसके लिए L था। आपको पता है सेंटर फॉर डायपोल के लिए एक पॉइंट के लिए कितनी L होती है, तो यहाँ से हमारा B कितना आ गया, L आ गया। और हाइपोटेनियस कितना था हमारा, R का स्क्वायर था और L का स्क्वायर था, और इन दोनों का स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता था हमारा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर यहाँ से हमारा आया था। ये हमने किया था क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा, R का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर था। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा रूट में था, हमने रूट में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या था, एक स्क्वायर लगा था, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है R का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे रूट हट गया था। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारी कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए हमको यहाँ से इसको नीचे वाले को मिटाना होगा। तो कॉस थीटा को यहाँ से पुट करेंगे तो जो B के लिए वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, तो B2 B1, तो यहाँ से B1 की और वैल्यू पुट कर देता हूँ। B1 की कितनी है हमारी, म्यू नॉट 4 पाई, ऊपर कितना है M R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जो हमारी कॉस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, आई हमारी R, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हमारी टोटल, हमने इसमें देखिए 2 था, 2 लिख दिया, और B1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2ml दिया है, और आपको एक फार्मूला पता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट से, जो हमारा 2Lm होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस दोनों के बीच की, ये हमारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है। और यहाँ से आप देखें तो ये बन भी रहा है, ये यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2L, और यहाँ पर m लिख देंगे, और यहाँ से कितना बचेगा, म्यू नॉट 4 पाई आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो ये कितने में आ जाएगा हमारा, रूट में आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो 2Lm की जगह मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, कैपिटल M का वेक्टर फॉर्म लिख दूंगा, कैपिटल M को। तो यहाँ से इसी को वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ से टोटल टाइम लिख के आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, अब नीचे देखिए, तो वो वाले यहाँ पर उसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब नीचे देखिए जो रूट बाई टर्म होती है, आपको पता है यदि रूट बाई टर्म होती है उसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, उसकी पावर क्या करते हैं हम 1/2 लगा देते हैं, ये आपको पता होगा। यदि रूट हटता है तो पावर 1/2 में आ जाती है। तो इस रूट को हटाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी, 1/2 आ जाएगी। और इसकी पावर क्या है हमारी, ये तो L का स्क्वायर यहाँ पर लगा था, और इसकी पावर यहाँ हमारी क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी 1/2 हो जाएगी। एक बार यहाँ पर लिख ही देता हूँ, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर
इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और रूट हटेगा तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। यदि यहाँ पर पावर 1 है और पावर 1/2 तो आपस में कितनी एड अप हो जाएंगी। तो यदि इनको करें तो 1/1/2, तो इनका एलसीएम ले तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और ऊपर 2 पहुँच जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 ये इसकी टोटल मिला के पावर, मतलब पावर एड अप हो जाएंगी इनकी। तो पावर को ऐड अप करके लिख देंगे अब। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारी जो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, μ0 4 पाई, ये म्यू है, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा m, नीचे क्या जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी हमारी 3/2 आ जाएगी। ये हमारी इसकी पावर आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, जो हमारी स्पेशल केस होता है क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल। तो फॉर अ शॉर्ट डायपोल के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो आर है वो किससे बड़ा हो जाएगा, एल से, और आर इतना बड़ा हो जाएगा एल से कि एल हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब लास्ट में हम इसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो यहाँ से इस वाले को और मिटा देता हूँ। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, μ0 4 पाई, ये म्यू आएगा यहाँ से, μ0 4 पाई, और यहाँ से क्या जाएगा कैपिटल M का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा L तो 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारा R का स्क्वायर, और पावर में कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, μ0 4 पाई, और यहाँ से कैपिटल M, और नीचे कितना आ जाएगा R का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि R से ये वाले 2 से ये वाले 2 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 था, तो वो R का क्यूब आ गया। और ये हमारा लास्ट में इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये भी थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था, समझ में आएगा, ईजी था। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वो हमारा किसके लिए होगा, टॉर्क के लिए होगा। मैग्नेटिक डायपोल में टॉर्क कैसे फॉर्म होती है वो वाला देखेंगे। तो ये भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।